जब हम मेडिटेशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर आंखों के सामने एक शांत इंसान आ जाता है जो आंखें बंद करके बैठा है। लेकिन मेडिटेशंस उस मेडिटेशन की बात नहीं करती। ये मेडिटेशन किसी पोस्चर का नाम नहीं है। ये मेडिटेशन एक सोच है, एक नजरिया है, एक ऐसा तरीका जिससे इंसान अपने ही दिमाग के साथ जीना सीख लेता है। इस बुक के ऑथर मार्कस ऑरेलियस कोई साधु या मंक नहीं थे। वो रोम के एम्परर थे। उनके हाथ में पावर थी, जिम्मेदारी थी, युद्ध थे, पॉलिटिक्स थी और रोज का स्ट्रेस था। और इसी बीच रात के सन्नाटे में वो अपने लिए कुछ लाइंस लिखते थे। किसी ऑडियंस के लिए नहीं, किसी प्रेज के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मैं कौन हूं और मुझे कैसे जीना चाहिए। इस बुक को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेडिटेशंस एक टीचिंग बुक नहीं है। ये एक प्राइवेट डायरी है। इसमें कोई लेक्चर नहीं दिया गया, इसमें कोई प्रॉमिस नहीं किया गया। इसमें सिर्फ रिमाइंडर्स हैं, ऐसे रिमाइंडर्स जो एक पावरफुल इंसान खुद को देता है ताकि पावर उसे करप्ट न कर दे। स्टोइसिज्म, जिसका ये बुक सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, एक सिंपल लेकिन टफ फिलॉसफी है। इसका कोर आइडिया ये है, तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो उन चीजों पर एनर्जी लगा देते हैं जो उनके कंट्रोल में होती ही नहीं। मार्कस ऑरेलियस बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मौसम क्या होगा वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लोग तुम्हें अनफेयर ट्रीट करेंगे या नहीं ये भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम उन सब चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हो वो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। यहीं से मेडिटेशंस का असली मेडिटेशन शुरू होता है। ये मेडिटेशन बाहर की दुनिया से भागने का तरीका नहीं है। ये मेडिटेशन दुनिया के बीच रहकर शांत रहने का तरीका है। मार्कस ऑरेलियस के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का कोई इंसान नहीं था। सबसे बड़ा दुश्मन था उनका अपना दिमाग, ईगो, गुस्सा, इंपेशेंस, सुपीरियॉरिटी का फीलिंग। वो खुद को याद दिलाते रहते हैं कि तुम भी एक इंसान हो, तुम भी गलती कर सकते हो, तुम भी एक दिन मर जाओगे। और ये याद रखना तुम्हें एरोगेंट होने से बचाता है। इस बुक का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि तुम्हारा कैरेक्टर सर्कमस्टेंसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम किस सिचुएशन में हो ये सेकेंडरी है। तुम उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो ये प्राइमरी है। अगर तुम्हारी सोच स्ट्रांग है तो बाहर की चीजें तुम्हें तोड़ नहीं सकती। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें प्रवोक करता है तो असल में वो तुम्हारी पावर को टेस्ट कर रहा होता है। अगर तुम गुस्सा हो जाते हो तो तुमने अपनी पावर यूज नहीं की, तुमने उसे किसी और को दे दी। स्टोइसिज्म यहीं पर टफ हो जाता है क्योंकि ये तुम्हें ब्लेम गेम से बाहर निकाल देता है। ये कहता है जिम्मेदारी बाहर नहीं अंदर होती है। इस बुक का टोन बहुत शांत है लेकिन मैसेज बहुत स्ट्रांग है। ये तुम्हें मोटिवेट नहीं करती, ये तुम्हें जगाती है। ये कहती है लाइफ अनफेयर हो सकती है, लोग सेल्फिश हो सकते हैं, सिस्टम ब्रोकन हो सकता है, लेकिन तुम अपनी इंटेग्रिटी हमेशा बचा सकते हो। मार्कस ऑरेलियस अपने आप को बार बार ये याद दिलाते हैं कि हर दिन आखिरी दिन हो सकता है। इसका मतलब डिप्रेशन नहीं है, इसका मतलब क्लैरिटी है। जब तुम ये मान लेते हो कि टाइम लिमिटेड है तब तुम छोटी छोटी बातों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हो। तुम फोकस करते हो उन चीजों पर जो सच में मैटर करती हैं, कैरेक्टर, ड्यूटी और इनर पीस। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, मेडिटेशंस तुम्हें काम बनाना नहीं सिखाती, ये तुम्हें स्ट्रांग और काम दोनों बनाना सिखाती है। ये कहती है दुनिया केओटिक हो सकती है लेकिन तुम्हें केओटिक होने की जरूरत नहीं है। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि मेडिटेशंस क्या है और स्टोइक माइंडसेट की फाउंडेशन क्या होती है। जब इंसान अपने दिमाग को शांत करना चाहता है तो अक्सर वो बाहर की दुनिया को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिटेशंस हमें एक उल्टा रास्ता दिखाती है। ये कहती है बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच को सीधा करो, क्योंकि ज्यादातर परेशानियां चीजों से नहीं, उन चीजों पर हमारी रिएक्शन से पैदा होती हैं। मार्कस ऑरेलियस अपने नोट्स में बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि थॉट्स अपने आप में सच नहीं होते, थॉट्स सिर्फ सजेशंस होते हैं। अगर तुम हर थॉट पर विश्वास कर लोगे तो तुम अपनी शांति किसी और के हाथ में दे दोगे। स्टोइसिज्म का पहला प्रैक्टिकल रूल यही है, थॉट को ऑब्जर्व करो, उसके साथ मर्ज मत हो जाओ। मार्कस लिखते हैं कि जब गुस्सा आता है तो वो किसी बाहर के इंसान की वजह से नहीं आता। गुस्सा तब आता है जब हम अपने दिमाग में एक जजमेंट बना लेते हैं, ये गलत है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था,
ये पर्सनल है। जैसे ही जजमेंट आता है, इमोशन इग्नाइट हो जाता है। अगर जजमेंट को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए तो गुस्सा अपनी ताकत खो देता है। यहीं पर स्टोइक ऑब्जर्वेशन का रोल आता है। तुम अपने आप से कहते हो, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, ना कि मैं गुस्सा हूं। ये छोटा सा फर्क तुम्हें इमोशन से थोड़ा दूर कर देता है। तुम फाइट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो, और जब तुम ऑब्जर्व करते हो, इमोशन को ड्रामा नहीं मिलता। ड्रामा के बिना इमोशन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। ईगो पर मार्कस ऑरेलियस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि प्रेज भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, और इंसल्ट भी। अगर तुम प्रेज से ऊपर जा सकते हो तो इंसल्ट तुम्हें नीचे नहीं खींच पाएगी। ईगो तब टूटता है जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान है, लोगों की राय नहीं। डिजायर के मामले में स्टोइसिज्म और भी प्रैक्टिकल हो जाता है। मार्कस कहते हैं कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसे डिजायर बनाना अपनी शांति को गिरवी रखना है। तुम किसी रिजल्ट को डिजायर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उस रिजल्ट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तुम अपना एफर्ट दो, अपना कैरेक्टर बचाओ, और बाकी को नेचर पर छोड़ दो। ये रेजिग्नेशन नहीं है, ये मैच्योरिटी है। इस पार्ट में एक और गहरा लेसन आता है, अटेंशन इकोनॉमी। मार्कस कहते हैं कि तुम जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हो, वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे तो तुम्हारा दिमाग हमेशा फ्रैगमेंटेड रहेगा। स्टोइक डिसिप्लिन का मतलब है सिलेक्टिव अटेंशन। हर चीज तुम्हारी रिएक्शन डिजर्व नहीं करती। मार्कस अपने लिए एक डेली रिमाइंडर लिखते हैं, आज तुम्हें लोग मिलेंगे जो सेल्फिश होंगे, इग्नोरेंट होंगे, रूड होंगे। ये इसलिए नहीं कि तुम स्पेशल हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी लिमिटेशन में जी रहे हैं। इस रिमाइंडर का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ टॉलरेट करो। इसका मतलब ये है कि तुम सरप्राइज मत हो। सरप्राइज ही फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। जब एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होती है तो माइंड शांत रहता है। इनर डिसिप्लिन का एक और प्रैक्टिकल टूल है पॉज। मार्कस लिखते हैं कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच थोड़ी सी जगह बनाओ, बस इतनी सी जगह जहां तुम अपने आप से पूछ सको कि क्या ये रिएक्शन मेरे कैरेक्टर के लायक है। अगर जवाब नहीं है तो चुप रहना भी एक पावरफुल रिस्पॉन्स बन जाता है। इस पार्ट के एंड तक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, स्टोइसिज्म का मतलब इमोशंस को मारना नहीं है। स्टोइसिज्म का मतलब है इमोशंस को रूल करना। तुम गुस्सा महसूस कर सकते हो, लेकिन गुस्से के थ्रू डिसीजन नहीं लोगे। तुम डिजायर रख सकते हो, लेकिन डिजायर के गुलाम नहीं बनोगे। तुम थॉट्स को सुन सकते हो, लेकिन उन्हें बॉस नहीं बनाओगे। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम ये समझ चुके हैं कि स्टोइक डिसिप्लिन प्रैक्टिकल कैसे होता है और कैसे थॉट्स पर कंट्रोल असली फ्रीडम लाता है। ज्यादातर इंसान दर्द से इसलिए नहीं टूटते क्योंकि दर्द अनबेरेबल होता है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो दर्द को परमानेंट मान लेते हैं। मेडिटेशंस यहीं पर एक बहुत शांत लेकिन बहुत पावरफुल बात कहती है, जो चीज आई है वो जाएगी भी। चेंज कोई एक्सेप्शन नहीं, चेंज ही रूल है। मार्कस ऑरेलियस अपने नोट्स में बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि जो तुम खोया हुआ महसूस कर रहे हो वो असल में तुम्हारा कभी परमानेंट था ही नहीं। लोग आए, रोल्स आए, पावर आई, हेल्थ आई, सब टेम्पररी थे। जब हम किसी टेम्पररी चीज को परमानेंट ट्रीट करने लगते हैं तब सफरिंग शुरू होती है। स्टोइसिज्म दर्द को डिनाई नहीं करता, ये कहता है दर्द को सच मान लो, लेकिन उसके साथ कहानी मत बनाओ। दर्द एक सेंसेशन है, कहानी एक जजमेंट है। सेंसेशन नेचुरली आती और जाती है, लेकिन जजमेंट उसे पकड़ कर रख लेता है। जब तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तुम दर्द को आइडेंटिटी बना देते हो। जब तुम कहते हो ये हुआ, तुम दर्द को एक्सपीरियंस बना देते हो। लॉस का सबसे मुश्किल हिस्सा लॉस खुद नहीं होता, बल्कि वो एक्सपेक्टेशन होती है जो लॉस के साथ टूट जाती है। मार्कस लिखते हैं कि जब तुम किसी चीज को पाते हो तो अपने आप से कह दो कि ये मुझे उधार में मिली है, और जब वो चली जाए तो अपने आप को याद दिलाओ कि उधार वापस गया है। इस लैंग्वेज में कोई कोल्डनेस नहीं है, इस लैंग्वेज में क्लैरिटी है। डेथ पर स्टोइक्स बहुत कामली बात करते हैं क्योंकि उनके लिए डेथ एनिमी नहीं, नेचर का हिस्सा है। मार्कस कहते हैं अगर तुम डेथ से डरते हो तो तुम लाइफ को पूरी तरह से जी ही नहीं पाओगे। डेथ का ख्याल डिप्रेशन के लिए नहीं होता, डेथ का ख्याल प्रायोरिटी के लिए होता है। जब तुम्हें याद रहता है कि टाइम लिमिटेड है, तब तुम छोटी बातों पर अपनी शांति नहीं बेचते। टाइम के साथ स्टोइक रिलेशन बहुत प्रैक्टिकल है। पास्ट अब तुम्हारे हाथ में नहीं, फ्यूचर अभी आया नहीं, तुम्हारा सिर्फ एक पल है, प्रेजेंट। और अगर तुम प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हो पास्ट की यादों में या फ्यूचर के डर में, तो तुम अपनी ही जिंदगी से गायब हो जाते हो।
मार्कस लिखते हैं, हर दिन को एक अलग जिंदगी समझो। जो होना था हो चुका, जो होना है आएगा। अभी तुम्हारा काम सिर्फ अपना कैरेक्टर संभालना है। इम्पर्मनेंस का एक और गहरा लेसन ये है कि लोग बदलेंगे, तुम भी बदलोगे। अगर तुम किसी को एक फिक्स्ड इमेज में पकड़ कर रखते हो तो तुम उस इंसान को नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन को पकड़ रहे हो। स्टोइसिज्म कहता है, लोगों को वैसे ही देखो जैसे वो हैं, जैसे तुम चाहते हो वैसे नहीं। ये एक्सेप्टेंस तुम्हें नाइव नहीं बनाता, ये तुम्हें शांत बनाता है। मार्कस अपने आप को याद दिलाते हैं कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो नेचर के लॉज के अंदर हो रहा है। तुम्हारी पर्सनल सफरिंग भी यूनिवर्स का कोई स्पेशल केस नहीं है। ये बात सुनने में थोड़ी हार्श लग सकती है, लेकिन इसी में कंफर्ट है, क्योंकि जब तुम अपने दर्द को कॉस्मिक पर्सपेक्टिव में रखते हो तो वो तुम्हें डिफाइन करना बंद कर देता है। इस पार्ट में एक बहुत प्रैक्टिकल स्टोइक एक्सरसाइज भी छुपी है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। मार्कस कहते हैं, कभी कभी अपने दिमाग में इमेजिन करो कि जो चीज तुम्हारे पास है वो चली जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैरानॉइड हो जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम अटैचमेंट को हल्का करो। जब तुम किसी चीज को ऑलरेडी टेम्पररी मान लेते हो तो उसके जाने पर तुम टूटते नहीं, तुम अडैप्ट कर लेते हो। सफरिंग का स्टोइक जवाब सिंपैथी नहीं, स्ट्रेंथ है। लेकिन ये स्ट्रेंथ हार्ड हार्टेड नहीं होती, ये स्ट्रेंथ सॉफ्ट और स्टेबल होती है। तुम रो सकते हो, तुम दुखी हो सकते हो, लेकिन तुम अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ते, तुम अपने वैल्यूज नहीं छोड़ते। और यही स्टोइसिज्म का असली पावर है। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, तुम जो भी लूज कर रहे हो वो तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारा रिस्पॉन्स डिसाइड करता है। तुम किस तरह से पेन को कैरी करते हो वो तुम्हारे कैरेक्टर का सबसे क्लियर रिफ्लेक्शन होता है। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अब हम ये समझ चुके हैं कि स्टोइक नजरिए से दर्द, लॉस और डेथ को कैसे देखा जाता है और कैसे इम्पर्मनेंस फियर नहीं क्लैरिटी लाती है। अब हम इस सफर के आखिरी मोड़ पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने दिमाग पर कंट्रोल, इमोशंस पर डिसिप्लिन, दर्द और लॉस को एक्सेप्ट करना सीखा। अब सबसे जरूरी सवाल रह जाता है कि जब हम अपनी रिएक्शन को संभाल लेते हैं, जब हम इम्पर्मनेंस को मान लेते हैं, तो फिर जीना किस लिए है? जिंदगी का डायरेक्शन क्या है? यहीं पर मेडिटेशंस का सबसे गहरा और सबसे प्रैक्टिकल मैसेज सामने आता है, ड्यूटी और कैरेक्टर। मार्कस ऑरेलियस के लिए जिंदगी का मतलब प्लेजर ढूंढना नहीं था, जिंदगी का मतलब था अपना काम ईमानदारी से करना, चाहे सर्कमस्टांसेस जैसे भी हों। स्टोइसिज्म ये नहीं पूछता कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, स्टोइसिज्म पूछता है तुम्हें क्या सही करना चाहिए। और जब तुम सही चीज पर फोकस करते हो, फीलिंग्स अपने आप सेटल होने लगती हैं। मार्कस लिखते हैं कि हर इंसान को नेचर ने एक रोल दिया है, कोई रोल छोटा नहीं होता। अगर तुम अपना रोल ईमानदारी से निभा रहे हो तो तुम ऑलरेडी मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हो। तुम्हें अपलॉज की जरूरत नहीं, तुम्हें गारंटी की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना देखना होता है कि क्या मैं इस पल में अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड हूं। इस बुक का एक बहुत शांत लेकिन स्ट्रॉन्ग लेसन ये है कि इनर पीस बाहर से नहीं आता। इनर पीस का मतलब प्रॉब्लम्स का खत्म हो जाना नहीं होता। इनर पीस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स के बीच भी अपनी इंटेग्रिटी को न खोना। जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो कि तुम कैसे इंसान बनना चाहते हो, तब बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। मार्कस ऑरेलियस अपने लिए एक रूल लिखते हैं, आज जो भी हो मुझे अपनी नेचर के खिलाफ नहीं जाना। ये नेचर कोई स्पिरिचुअल आइडिया नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। रीजन, फेयरनेस, करेज, सेल्फ कंट्रोल। जब तुम इन क्वालिटीज को प्रोटेक्ट करते हो, तब तुम्हें किसी और चीज से अपनी वैल्यू प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोइसिज्म का एक और मिसअंडरस्टूड पॉइंट यहीं पर क्लियर होता है। स्टोइसिज्म इमोशनलेस होना नहीं सिखाता। स्टोइसिज्म ये सिखाता है कि इमोशंस तुम्हारा ड्राइवर सीट ना ले। तुम दुखी हो सकते हो, लेकिन तुम अपना ड्यूटी नहीं छोड़ोगे। तुम थक सकते हो, लेकिन तुम अपना कैरेक्टर नहीं बेचोगे। ये क्वाइट स्ट्रेंथ होती है, लाउड नहीं लेकिन अनब्रेकेबल। इस फाइनल पार्ट में मार्कस ऑरेलियस एक और गहरा रिमाइंडर देते हैं, कंपैरिजन छोड़ दो। दूसरों की लाइफ, उनकी सक्सेस, उनका रिकग्निशन, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। अगर तुम अपनी लाइफ को किसी और के स्केल से नाप रहे हो तो तुम अपनी ही शांति खो रहे हो। स्टोइक लाइफ का स्केल सिंपल होता है, क्या मैंने आज सही काम किया? इनर पीस का स्टोइक वर्जन बहुत प्रैक्टिकल है। तुम अपना बेस्ट देते हो, तुम रिजल्ट को नेचर पर छोड़ देते हो, तुम हर दिन को एक कंप्लीट यूनिट की तरह जीते हो। कल का बोझ आज मत उठाओ, आज का काम आज संभालो। ये सिंप्लिसिटी ही स्टोइसिज्म की पावर है।
मार्कस लिखते हैं कि लोग तुम्हें जज करेंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे, शायद अनफेयर भी होंगे, लेकिन ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि तुम उनके साथ भी वैसे ही बिहेव करो जैसे एक रैशनल, डिग्निफाइड इंसान करता है। जब तुम ये कर पाते हो, तब तुम किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहते। इस सफर का एंड एक बहुत शांत थॉट के साथ होता है। तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू इस बात से डिसाइड होती है कि तुमने उसके रिस्पॉन्स में कौन सा कैरेक्टर दिखाया। जब तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम्हें किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। और इसी के साथ मेडिटेशंस का ये 4 पार्ट सफर यहीं खत्म होता है। कोई हाइप नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत, मजबूत फैसला। अपनी सोच को संभालो, अपना काम ईमानदारी से करो, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे शांति से